हमारे चैनल पर। मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आप लोग इसे पूरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज का हमारा यह विषय जो है वह पूरी तरह से इतिहास का ना होकर मानव शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी का है। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, मानव के हर एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, धार्मिक, उसका रहन सहन, उसकी संस्कृति, हम सब कुछ इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसमें मानव के बारे में पढ़ते हैं कि मानव ने किस तरह से व्यवस्था की थी, किस तरह से, कब, कैसे, कौन से मानव रहते थे। कहने का तात्पर्य कि मानव के बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में। बहुत दिनों से हर युग में किस तरह का युग आया, कौन सा युग आया, उस समय की दशा कैसी थी। इन सब के पीछे एक सवाल उठता है कि ये मानव कहां से आए। बहुत ही पेचीदा सवाल, मानव कहां से आए। क्योंकि हम दो तरह से, पहले तो हम धर्म के अनुसार, हम किसी भी धर्म में जाए तो हम धर्म से प्रभावित होते हैं कि मानव को ईश्वर ने बनाया है। हर धर्म किसी न किसी रूप से इसी की व्याख्या करता है कि मानव को ईश्वर ने बनाया है। और बहुत दिनों तक लोग इस पर किसी तरह का तर्क वितर्क नहीं करते थे। वह यही जानते थे, चाहे वो बाइबल हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे किसी भी धर्म में जो कहा गया वह लोग विश्वास करते आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्यों ने अपना शोध, अपनी इच्छा को बढ़ाया, जानने की जिज्ञासा बढ़ाई, वैसे वैसे उन्हें नई बातों का पता चलना शुरू हो गया। और हम क्या देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े शोधकर्ता थे, पुरातत्ववेत्ता थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह पता लगाया कि मनुष्य का जो विकास है, मनुष्य का जो जीवन में पृथ्वी पर उदय है, यह एक घटना थी। और ऐसा नहीं कि मनुष्य इसी रूप में सामने आ गया। अरबों साल की घटना के बाद हम यह जानते हैं कि आज मनुष्य इस रूप में खड़ा है। कहने का मतलब कि अगर हम बहुत अंदर तक जाएं तो हम ये देखें कि सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। बहुत दिनों तक इसमें किसी तरह का जीवन नहीं था। धीरे धीरे छोटे छोटे जीव आए, फिर मछलियां जो होती है, छोटी मछलियां आई, घोंघे आए, इनका जन्म हुआ, उसकी भी समाप्ति हुई। और फिर आपका सरीसृप वर्ग आया, जैसे हम डायनासोर वर्ग भी पीरियड भी कहते हैं, वो समय भी आया। कहने का अर्थ यह है कि बहुत लंबे समय के बाद, पृथ्वी के जन्म के बहुत लंबे समय के बाद, अनेक जीवों का जन्म होने के बाद, बहुत बाद में हम पाते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई, एक ऐसा जीव आया जिसे हम गोरिल्ला, ओरांगउटान, ऐप जो कहते हैं, जो चारों हाथ पैर से चलते थे, उनका उद्भव पृथ्वी पर हुआ। और उन्हीं के परिष्कृत रूप आज हम खड़े हैं। बहुत सारे दौर से ये मानव का जो जीवन है वह गुजरा। और इसका पता बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे पुरातत्ववेत्ताओं ने, बहुत सारे जिज्ञासु लोगों ने लगाया। और अंततः सबसे पहले व्यक्ति जिनका नाम जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क था, उन्होंने
जैव विकास के सिद्धांत के बारे में बताया। लैमार्कवाद के नाम से हम उसे जानते हैं। लैमार्कवाद। तो ये लैमार्कवाद क्यों कहा गया? क्योंकि लैमार्क ने जैव विकास के सिद्धांत के बारे में बताया कि जो पृथ्वी पे जो जीव थे किस तरह उनका विकास हुआ, उनकी जो एक्टिविटी थी, उनके चलने का तरीका, उनके शिकार का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, ये सारी बातों ने धीरे धीरे इन चिंपैंजी हो, गोरिल्ला हो, ओरांगउटांग हो, इनके इस जाति के लोगों में धीरे धीरे सुधार आता गया। जो अंग उसका अधिक काम करता था वह अधिक विकसित हुआ, और जिस अंग का वह यूज नहीं करता था वह धीरे धीरे खत्म भी हुआ। तो इस तरह से लैमार्क ने एक सिद्धांत दिया। तो विकासवाद के सिद्धांत का जनक अगर हम कहें तो वो लैमार्क थे। विकासवाद का अर्थ कि मनुष्य का विकास जो है धीरे धीरे क्रमिक गति से हुआ है। और उसके बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बताएंगे आपको, डार्विन। डार्विन, सभी लोग इसको जानते होंगे, इनका नाम सुने होंगे। डार्विन, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये सब उन्होंने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने विस्तृत व्याख्या की थी कि किस तरह मनुष्य का विकास हुआ और किस तरह मनुष्य आगे बढ़ा। उस एक एक चीज के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद लोगों को यह समझ में आया कि मनुष्य धीरे 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 एक क्रम से विकास करता हुआ बहुत लंबे समय का ये इतिहास है, अरबों साल का इतिहास है। तो आज हम बात कर रहे हैं आदि मानव की, आदि मानव की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बात की डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत। सवाल आता है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। लेकिन लैमार्कवाद जो है वह विकासवाद सिद्धांत के जनक थे। सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि विकास जो मनुष्य का हुआ है वह एक क्रमिक गति से हुआ है, एक बहुत पुराने लंबे समय का एक परिणाम है। तो इसलिए डार्विन और लैमार्क बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब हम यह सवाल करेंगे कि इनका पता कैसे लगा, कैसे पता चला कि आज से अरबों साल पहले, हजारों साल पहले, कोई हजारों नहीं अरबों ही कहना बेहतर रहेगा क्योंकि बहुत पहले से हम बात कर रहे हैं, उस समय से लेकर के 50,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, इस तरह की बात हम करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इनके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे हमने जाना, क्या उसका आधार था? तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण आए जिसको देख करके हमने जाना कि यह क्या है, कितना पुराना है। तो जो हम ये इतिहास जानते हैं, आदि मानव का इतिहास, तो इसको जानने के लिए जो स्रोत है हमारे पास वह क्या है? तो उन स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जीवाश्म, जीवाश्म मनुष्य के शरीर का जो हड्डी कहीं दबा हुआ, उसका खोपड़ी, उसका अस्थि पंजर जहां मिला उसे जांचा गया, परखा गया और उसके बाद उसका आकार प्रकार देखा गया। फिर यह बताया गया कि यह कौन से मानव थे, कहाँ रहते थे और उसके अनुसार उसका नामकरण भी किया गया। इसके अलावा, जीवाश्म के अलावा बहुत सारे औजार हैं, बहुत सारे औजार मिले हैं पत्थरों के। यह भी हमें बताते हैं कि वो जो आदि मानव थे उनका औजार या वो किस चीज का यूज करते थे, किस तरीके से उसे बनाते थे, उसे बनाने में वो किस तरह का चिंतन,
इस तरह की सोच रख के वो बनाते थे। तो ये औजार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इन जीवाश्मों को जानने के लिए हम सभी जानते हैं कि कार्बन डेटिंग पद्धति होती है C14। इसे याद रखेंगे हम, C14 ये एक पद्धति है जिसके अंतर्गत हमें इस बात का पता चलता है, यह एक तरीका है किसी भी चीज के कितने पुराने हैं उसको जानने का। अगर कोई जीवाश्म हमें मिला, किसी पहाड़ पे मिला, बर्फ के नीचे दबा हुआ मिला, गुफाओं में मिला, तो उसकी जांच होती है C14 विधि से, C14 पद्धति से। और उसके बाद यह अनुमान लगा, उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह कितना पुराना अस्थिपंजर है, जीवाश्म है, कितनी पुरानी खोपड़ी है। तो इस तरह हम देखेंगे कार्बन डेटिंग पद्धति C14 वह क्या है, वह कोई भी वस्तु को के कितने पुराने हैं, कितना पुराना है, इसके बारे में वह हमें बताता है। तो इस तरह से हम इनके द्वारा, इन स्रोतों के द्वारा हमने बहुत जगह अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में ऐसे ऐसे जीवाश्म प्राप्त किए, ऐसे ऐसे जीवाश्म लोगों को मिले जिन्होंने उस तरफ खोज की थी, जो उस तरफ बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने खोज किया और उन्हें ये मिला और उसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। ये अलग बात है कि सभी का विचार सेम टू सेम एक नहीं है, लगभग एक है लेकिन एकदम से एक नहीं है, लेकिन फिर भी एक रास्ता मिला यह जानने का कि मानव कितना पुराना है और किस तरह उसने कहां से सफर शुरू किया था और कहां तक पहुंचा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, मानव का जो पहला अगर जो मिला है उसका जीवाश्म, उसे ड्रायोपिथेकस मानव का नाम दिया गया है। यानी उस समय, किस समय, 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व। सोचिए 2.4 करोड़ साल पहले का यह इथिपिकस ड्रायोपिथेकस नाम का जो है मानव का जीवाश्म मिला। क्योंकि इसका नाम, इन लोगों का नाम भी जो बनता था, वह वहाँ के जो काम कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने भी अपने तरीके से उसका नाम निकाला, कहाँ से वो निकला है उस पर अपना नाम, उस पर इनका नाम रखा। तो इस तरह ये ड्रायोपिथेकस कहा जाए कि सबसे पुराने आदि मानव थे। और ये ओरांगउटान जो गोरिल्ला टाइप का जीव होता है, गोरिल्ला, चिंपांजी, यही थी। अब इसका पता किसने लगाया? इसका पता लार्ते महोदय ने लगाया, लार्ते महोदय ने। और कब लगाया? 1856 ईस्वी में। मतलब आज से 2.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मानव था, इस बात का पता लार्ते महोदय ने लगाया और मुश्किल से 150 साल पहले उन्होंने यह बात बताई, 1856 में। तो ये जो ड्रायोपिथेकस थे, ये चारों हाथ पैर से चलने वाले थे, पेड़ पर रहने वाले थे। इनका जो रहन सहन था वह बिल्कुल परिष्कृत अभी नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं उसके बाद भी कुछ जीवाश्म मिले जिसको हम रामापिथेकस के नाम से जानते हैं। रामापिथेकस और शिवापिथेकस। क्यों? क्योंकि यह भारत में शिवालिक की पहाड़ी पर इनके जीवाश्म मिले। और यह कितने पुराने हैं? यह 1.4 करोड़ साल पुराने हैं। क्योंकि यह शिवालिक की पहाड़ी पर मिले थे, इसीलिए इस जीवाश्म और इस
जीवाश्म को जो मानव माना गया उसे सीवा पिथिकस कहा गया, क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ी पे मिले थे। और इसके भी जो ओरांग उटांग के ही ये ग्रुप के थे। साथ ही साथ ये चीन, भारत और अफ्रीका तीनों जगह हम देखते हैं कि रामापिथिकस मानव के जीवाश्म हमें मिले हैं। इसका पता किसने लगाया? एडवर्ड लुईस ने। एडवर्ड लुईस ने शिवापिथिकस का पता लगाया शिवालिक की पहाड़ियों पर। और कब लगाया? अभी 100 साल भी नहीं हुआ है, 1934 ईस्वी में इसका पता चला। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, यह इसको प्लीसेंथ्रोपस भी कहा गया, ये दक्षिण अफ्रीका में मिले और आज से 10 लाख ईसा पूर्व के थे। ये मानव जो थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, यह 10 लाख साल ईसा पूर्व थे। और यहीं से यहाँ पे अफ्रीका में बहुत अधिक जीवाश्म मिले हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि जो आदि मानव थे यहाँ बहुत अधिक संख्या में थे और इन लोग भी धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह चलते गए। कोई दक्षिण अफ्रीका की तरफ चला गया, कोई उत्तरी अफ्रीका की तरफ चला गया, कोई पश्चिमी एशिया की तरफ आ गया, पूर्वी एशिया, यानी कि पूरे विश्व में इन लोग अपने ग्रुप में चलते गए और धीरे धीरे ये फैलते गए। इनका विस्तार जो है होने लगा, जैसा कि हमने बताया कि दक्षिण अफ्रीका जो है वहां से इसका मिला है। इसका रेमंड डार्ट नाम के व्यक्ति ने 1924 ईस्वी में इसका पता लगाया। अब हम बात करेंगे जावा मानव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावा मानव। इसका पता हमें कहाँ लगा? इंडोनेशिया में। एशिया में है इंडोनेशिया, पता होगा आप लोगों को। और यह मात्र 9 लाख साल पुराना है। और इसकी खोज किसने की? इसकी खोज यूजिन डुबॉय महोदय कहते हैं उसे, डुबॉय महोदय ने की 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में। उसके बाद इसी पर रिसर्च किया व्यूटनर जानूस नाम के व्यक्ति ने। और उसने क्या कहा? यूजिन डुबॉय महोदय ने कहा था कि ये जो जावा मानव है यह कपी मानव है, यानी बानर और मानव के बीच की कड़ी। लेकिन व्यूटनर जानूस ने क्या कहा कि नहीं, यह कपी और मानव के बीच की कड़ी नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा मानव था। और उसने ही इसे होमो इरेक्टस कहा। व्यूटनर जानूस ने इसे जावा मानव को होमो इरेक्टस कहा। होमो इरेक्टस क्या? कौन हुआ? जो 2 पैर पर सीधा चलने वाला मानव था। इससे पहले हम देख रहे हैं कि अधिकांश ये जो मानव था, आदि मानव, ये अपने चारों हाथ पैर का यूज करते थे चलने में। लेकिन जावा मानव होमो इरेक्टस वह सीधा 2 पैर, सीधा खड़ा होकर 2 पैर में चलने वाला मानव था। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि होमो इरेक्टस जो है ये सीधा चलने वाला मानव। पहला कौन था? होमो इरेक्टस। जावा मानव, होमो इरेक्टस। होमो का मतलब होता है मानव। होमो इरेक्टस के अलावा और भी मानव को ढूंढा गया, जिसमें होमो हैबिलस नामकरण किया गया कुछ मानव का, जो औजार बनाने में, चलाने में बहुत उस्ताद होते थे। होमो इरेक्टस सीधे चलने वाले थे। और एक और होमो सैपियंस हुए जो अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का यूज करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह मनुष्य का विकास धीरे धीरे हुआ। 2.4 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के हम देखते हैं 1.4 करोड़ वर्ष, फिर देखते हैं 10 लाख वर्ष, यानी कि धीरे धीरे मानव में विकास किस तरह से होते जा रहा था। अब मानव खड़े होकर के चलने लगा।
ये जो मिला है मानव का जीवाश्म, जावा मानव के बाद जो इंडोनेशिया में मिला था और सीधा चलने वाला था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है आदि मानव आधुनिक मानव के बीच। और इसके बाद हम बात करेंगे पीकिंग मानव। ये पीकिंग मानव क्या थे, कौन थे? चूंकि चीन के बीजिंग में पीकिंग मानव के जीवाश्म मिले थे, वहां जो जीवाश्म मिले इसलिए उसका नाम पीकिंग मानव हो गया। और यह 10 लाख पुराना जीवाश्म है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हर देश में, महादेश में जीवाश्म मिले और जब उनको परखा गया C14 पद्धति से तो इनका समय निकला कि ये कितने पुराने मानव थे, कितने पुराने मानव की हड्डी पसली है ये। और जहां से निकला उसके नाम पर उसका नामकरण हुआ। जिसने खोज की कहीं कहीं उसका भी नाम उसमें जोड़ा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बाद जर्मनी में हिडेलबर्ग में जीवाश्म मिले, उसके बाद इंग्लैंड में भी जीवाश्म मिले। लेकिन इंग्लैंड में जो मिले जीवाश्म उसे कहा जाता है कि वह झूठ था, धोखा था। उस पर हम बात ना करें। हम आगे बढ़ते हैं निएंडरथल मानव के बारे में। निएंडरथल मानव को हम कह सकते हैं कि यह आधुनिक मानव का पूर्वज था। आधुनिक मानव इसके बाद आया। इसी को हम होमो सैपियंस भी कहते हैं। और यह निएंडरथल घाटी में मिला था। जर्मनी के निएंडरथल घाटी में इस जीवाश्म को पाया गया था, इसीलिए इसे निएंडरथल मानव कहा गया। और यह कितना पुराना था? 1 लाख वर्ष से लेकर के 35,000 साल पुराना मानव था। यह पूरा पाषाण काल के समय का था। और इसके काल में हम देखते हैं कि बहुत उपलब्धि इनकी रही। आग का जो पता लगाया इन्हीं निएंडरथल मानव ने लगाया। होमो सेपियंस जिसे कहते थे आधुनिक मानव, इसे ही कह सकते हैं। शिकार के बारे में इन्हें जानकारी हुई। भोजन को संग्रह करना इन्होंने जाना कि भोजन को जमा करके रखना, कल भी खाना है, उसके लिए हमको तैयारी करनी है। साथ ही साथ इन्होंने मृतकों को जलाना और दफनाना भी सीखा। यह इन निएंडरथल मानव की देन थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्ल फुलरॉट ने 1856 में निएंडरथल मानव के बारे में पता लगाया। इसका पता कहाँ लगा? जर्मनी में। और यह आधुनिक मानव का नजदीकी कहा जा सकता है, उसका पूर्वज कहा जा सकता है। ये अलग बात है कि 35,000 साल के बाद वो भी खत्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद जिस मानव का जन्म हुआ वह इसके बाद वाले ही मानव थे जो विकसित होते जा रहे थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदि मानव की विकास गाथा बहुत ही लंबी है और बहुत ही पेचीदी है। इसमें बहुत ही मेहनत करना पड़ा है लोगों को। आज भी इससे संबंधित खोज, इससे संबंधित रिसर्च चालू है। और हम देखते हैं कि इसके साथ ही आदि मानव के साथ ही हम देखते हैं जब आदि मानव विकसित हो गए तो उन्होंने समाज का भी निर्माण करना शुरू किया। वो एक सामाजिक प्राणी हो गए, उन्हें रहना सहना भी आने लगा। और इसीलिए हम आरंभिक समाज को भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम अभी आरंभिक समाज के बारे में बताने लगे तो बहुत ही उबाऊ टॉपिक हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए आज मैं सिर्फ आदि मानव के बारे में आप लोगों को बताई। और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आरंभिक समाज के बारे में बताऊंगी कि किस तरह इन मनुष्यों ने अपने जीवन को संघर्ष के साथ शुरू किया। और इसमें पाषाण काल का बहुत अधिक महत्व है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, क्योंकि बहुत लोग पाषाण का मतलब भी जानने में थोड़ा, पाषाण का अर्थ हुआ पत्थर। और
पाषाण काल का मतलब हुआ पत्थर का युग, पत्थर का काल। सोचिए, पत्थर का काल को हमें पढ़ना है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव इतिहास को जानने के लिए। तो आज मैं आदि मानव के बारे में बताकर यहीं समाप्त करती हूँ आज का क्लास। धन्यवाद।